हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल YCT बुक्स ऑफिशियल पे मैं मुकेश वर्मा एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने जो पॉलिटी की क्लास ली थी उसमें हमने जो भी चीज़ें पढ़नी थी सारी चीज़ें पढ़ के समाप्त कर ली थी। जैसे हमने संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सारी चीजें पढ़ के समाप्त की थी। ठीक है, कि संघ लोक सेवा आयोग क्या होता है, राज्य लोक सेवा आयोग क्या होता है, कहां पे उसके बारे में कौन से प्रोविजन किए गए हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ के समाप्त किया था। आज उसके आगे बढ़ने चल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है निर्वाचन आयोग। ये जिनको पॉलिटी नहीं पढ़ना, जिनका राजनीति में भी इंटरेस्ट होता है, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है निर्वाचन आयोग का, जिसके माध्यम से हम सारी चीजों को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से चुनाव होता है या मतदाता सूची किस प्रकार जारी होती है, कौन जारी करता है। ये सारी चीजें आपको निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ही पढ़ने को मिलेंगी। एक लेक्चर में हम लोग चाहे जितना लंबा खींचेगा, इसी में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरेस्ट के हिसाब से भी बाकी लोगों का भी राजनीति में काफी इंटरेस्ट होता है, तो उस लिहाज से भी ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फ्रेंड्स देखिए, निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के किस भाग में इसकी चर्चा की गई है, तो भाग 15 में, भारतीय संविधान के भाग 15 में। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 15 में आपके निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। तो एक एक चीजें देखते हुए चलेंगे इंटरेस्ट के हिसाब से भी, ताकि बाकी लोग जिनका पढ़ाई से वास्ता नहीं वो भी इसको पूरे चाव के साथ देख सकें। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 15 में इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में, तो आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 324 से लेके 329 तक में। ठीक है, तो आर्टिकल 324 से लेके 329 तक में आपके निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। तो ये तो थी संवैधानिक व्यवस्था। तो ये आपका एक जो पढ़ रहे हैं किसके बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में, तो ये एक संवैधानिक निकाय है। अगर आपसे पूछे कि निर्वाचन आयोग विधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, प्राइवेट निकाय है, कैसा निकाय है, तो आपका जिन भी चीजों की व्यवस्था आपके संविधान में की गई है, जिन भी संस्थाओं के बारे में आपके संविधान में लिखा गया है, तो वो आपकी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। तो निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो आइए देखते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। देखिए, निर्वाचन जो भी होता है वो लोकतंत्र की आत्मा होती है। मतलब निष्पक्ष निर्वाचन लोकतंत्र के जिंदा रहने के लिए एकदम से अनिवार्य तत्व होता है। ठीक है, बिना निष्पक्ष निर्वाचन के आप किसी भी देश में लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि जो भी कार्रवाई चुनाव से संबंधित होनी चाहिए वो सारी कार्रवाई पूरी तरीके से निष्पक्ष होनी चाहिए। इसीलिए निर्वाचन आयोग को एक स्वायत्त संस्था के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप ना के बराबर होना चाहिए। लेकिन जैसा आप सबको पता है कि कुछ ना कुछ ऐसे स्कोप, ऐसे लूप पॉइंट होते ही हैं जिनका फायदा अगर कोई राजनीतिक दल जो सत्ता में है वो उठा सकता है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो जो भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो यहां पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, अमेरिका में भी लोकतंत्र है, लेकिन वहां पे जनसंख्या ही मात्र 32 करोड़ है, जबकि भारत में लगभग 80 करोड़ मतदाता पाए जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भारत में 80 करोड़ मतदाता, इसलिए विभिन्न देशों के जो पर्यवेक्षक हैं वो भारतीय चुनाव पे रिसर्च करने के लिए आते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से इतने बड़े, इतने मास जनसंख्या को वोटिंग किस प्रकार से करवाई जाती है। तो ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही आश्चर्य का विषय है। प्रारंभ में जब भारत आजाद हुआ था तो ये अनुमान व्यक्त किया जा रहा था कि यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत दिन तक चल नहीं पाएगी, क्योंकि एक तो बहुलता वाला देश है, विभिन्न स्थानों पे विभिन्न परिस्थितियां हैं, विभिन्न जाति समुदाय के लोग पाए जाते हैं, विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो किस प्रकार से एक ही बार में पूरे देश में चुनाव कराया जाएगा, तो इन सारी चीजों के लिए जो भी भ्रांतियां थी उसको भारत के निर्वाचन आयोग ने इस 70 से 75 सालों में पूरी तरीके से दूर किया है। और ये अब निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने साख को बचा के रखे। तो आइए देखते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। देखिए, जो निर्वाचन आयोग होता है वो पूरी तरीके से एकीकृत संस्था है। ठीक है, एकीकृत संस्था है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है जो अमेरिका होता है, अमेरिका देश है, वहां पे केंद्र स्तर पे एक निर्वाचन आयोग है और राज्य स्तर पे एक निर्वाचन आयोग है।
राज्य का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है और केंद्र का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, तो ये एक एकीकृत संस्था है, अमेरिका की जैसे यहां पे चीजें नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एकीकृत संस्था का मतलब क्या है कि केंद्र का चुनाव यानी संसद का चुनाव प्लस किसका चुनाव, राज्य विधानमंडल का चुनाव, राज्य विधान मंडल का चुनाव। ठीक है, राज्य विधान मंडल का चुनाव। तो ये दोनों चुनाव कौन कराता है, निर्वाचन आयोग कराता है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि राज्यों में जो मुख्यमंत्री जो आपके विधान मंडल के लिए चुनाव होता है यानी विधायक के लिए चुनाव होता है, उसको राज्य निर्वाचन आयोग कराता है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, तो आप बताएंगे कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव कराता है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग आपके केंद्र के चुनाव यानी जो संसद का चुनाव होता है वो करवाता है, प्लस राज्य के विधानमंडल चुनाव को भी किसके द्वारा कराया जाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। चीजें क्लियर हो गई। अब आइए बात करते हैं इससे संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उनके बारे में। देखिए आर्टिकल 324 में क्या व्यवस्था की गई है, आर्टिकल 324 क्या कहता है। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 324 में कहा गया है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। तो ठीक है, इसमें चुनाव आयोग की चर्चा की गई है, यह एक संवैधानिक पद है। ठीक है, तो आर्टिकल 324 में क्या कहा गया है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। ये बातें कहां कही गई हैं, आर्टिकल 324 में। तो सवाल यहां से सीधे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा आर्टिकल भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है या केंद्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 में यह व्यवस्था की गई है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। ये बातें कहां कही गई हैं, आर्टिकल 324 में कही गई हैं कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। ठीक है, और इसमें प्रारंभ में ये एक सदस्यीय आयोग था। ये जो निर्वाचन आयोग है आपका, ये प्रारंभ में एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग था। ठीक है, एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग था, मतलब कि इसमें एक ही सदस्य होते थे। लेकिन 61वां संविधान संशोधन जो किया गया, 61वां संविधान संशोधन 1989, ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से इसको 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग बना दिया गया। ठीक है, 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग बना दिया गया। चीजें क्लियर हो गई। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग था वो प्रारंभ में यानी 1989 तक के एक सदस्यीय ही था। लेकिन इसके बाद जब राजीव गांधी की सरकार थी तो 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में, और इसके द्वारा इसको 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग बना दिया गया। तो 324 में ही कहा गया कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जिसमें एक सदस्य होगी। ये बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 324 में। लेकिन तो 61वां संविधान संशोधन जब किया गया 1989 में, तो इसमें एक सदस्य की जगह पे इसको 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग बना दिया गया। तो यानी 3 सदस्यों में कौन कौन होता है, तो 3 सदस्यों के अंतर्गत इसमें एक अध्यक्ष होते हैं। ये 3 सदस्यीय जो निर्वाचन आयोग बनाया गया, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं प्लस 2 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, 2 सदस्य होते हैं। चीजें क्लियर हो गई। तो एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सहायक निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनको अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, इनका कार्यकाल, जो अध्यक्ष का कार्यकाल अगर देखें कितना होता है, तो अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। मतलब कि इसमें से जो पहले पूरा हो जाए 6 वर्ष या 65 वर्ष। वहीं जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष तक होता है। ठीक है, 62 वर्ष की आयु तक होता है। चीजें क्लियर हो गई। तो अध्यक्ष अगर है वो या तो 6 वर्ष तक काम करेगा या 65 वर्ष, जिसमें से जो अधिक हो उसमें वो रिटायरमेंट होगा। लेकिन जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष के लिए ही होता है। चीजें क्लियर हो गई। और इसी में कहा गया है, आर्टिकल 324 में ही ये कहा गया है कि जो निर्वाचन आयोग होगा वह एक स्वतंत्र और
निष्पक्ष चुनाव करवाएगा। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगा। अगर भारत में निर्वाचन आयोग की बात करें कि इसका गठन कब किया गया था, तो भारत में निर्वाचन आयोग का गठन जो है वो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था गठन? तो निर्वाचन आयोग का जो आपका गठन किया गया था वो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, तो भारत में निर्वाचन आयोग का गठन आपका 25 जनवरी 1950 को किया गया था। चीजें क्लियर हो गई? तो निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, फिर से देख लीजिए, 25 जनवरी 1950 को। तो भारत में पहली बार निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया वो एक सदस्यीय था 25 जनवरी 1950 को। 61वां संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया था। ठीक है, और किस समिति की सिफारिश पे इसको 3 सदस्यीय बनाया गया था, यह भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ये जो 3 सदस्यीय बनाया गया था वो किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? तो तारकंडे समिति है, तारकोंडे समिति की सिफारिश पर इसको 3 सदस्यीय बनाया गया था। तारकोंडे समिति की सिफारिश पर, तो तारकोंडे समिति की सिफारिश पर इसको 3 सदस्यीय बनाया गया। ठीक है, सिफारिश पर इसे कितने सदस्यीय बनाया गया? 3 सदस्यीय बनाया गया। तो तारकोंडे समिति की सिफारिश पर ही इसको 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग बनाया गया था। किसके माध्यम से? 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने पढ़ा कि किस कमेटी के रिकमेंड पे 3 सदस्यीय बनाया गया। तो तारकोंडे समिति के रिकमेंड पे 3 सदस्यीय बनाया गया। और अगर एग्जाम में सवाल ये पूछे कि किस संशोधन द्वारा बनाया गया, तो 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इसके अलावा इसी 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही, ये जो आप 61वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं, इसी के माध्यम से जो मतदान करने की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर, 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 2 इंपॉर्टेंट काम किए गए थे भारतीय संविधान के अंतर्गत। पहला, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बनाया गया, प्लस 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही मतदान करने की जो आयु पहले 21 वर्ष थी उसको घटा के कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। याद रहेंगे चीजें? तो मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा, 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, वोट देने का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत एक राजनीतिक अधिकार भी है, ये जान लीजिए। अब देखिए, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? जो ये आपके अध्यक्ष हो गए, इसमें एक निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? आइए देखते हैं अगले पेज में। तो फ्रेंड्स, निर्वाचन आयुक्त की अगर नियुक्ति की बात हम लोग करें तो इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पर, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे। तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। चीजें क्लियर हो गई? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसको आप लिख दीजिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति करता है। बाकी जो अन्य 2 सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन किससे सलाह लेके? मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सलाह लेके करेगा। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सलाह लेके बाकी निर्वाचन आयुक्त जो 2 होते हैं, सहायक निर्वाचन आयुक्त जिसको हम कह सकते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पे। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे ये नियुक्ति आपकी करता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई? इसके अलावा देखिए, इसके बारे में 2-3 चीजें और देख लीजिए कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? देख लीजिए यहीं पे, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त आपके सुकुमार सेन थे। ठीक भैया, तो भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। कई बार
वनडे एग्जाम में और प्री के एग्जाम में सवाल पूछा गया कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। ठीक भैया, सुकुमार सेन भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और अभी कोई गोयल करके हैं जिनको वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, शायद अरुण गोयल करके हैं। ठीक है, वर्तमान में शायद अरुण गोयल करके हैं जिनको कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। गोयल हैं, अरुण में मैं क्लियर नहीं हूं, लेकिन अरुण गोयल मुझे याद रिकॉल ही हो रहा है कि अरुण गोयल भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और इन पे ही विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, क्योंकि इनकी नियुक्ति की फाइल सुप्रीम कोर्ट में मंगा ली गई है कि इनकी नियुक्ति जो है वो असंवैधानिक तरीके से की गई है। इनको पहले तो स्वैच्छिक रिटायरमेंट दिया गया है और इसके जस्ट बाद इनकी रिटायरमेंट थी दिसंबर में, और नवंबर में ही इनको रिटायर करवा के स्वैच्छिक निवृत्ति, सेवानिवृत्ति देके इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया अगले से 6 सालों के लिए। तो इनकी नियुक्ति पे भी तलवार लटक रही है, असंवैधानिक तरीके से ऐसा मानना है सुप्रीम कोर्ट का कि इनकी नियुक्ति की गई है। तो सुनवाई चल रही है, अगर वो सही पाया जाएगा तो इनको हटा दिया जाएगा। तो वर्तमान में अरुण गोयल को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। चीजें सही हो गई। ठीक है, अब देखिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो अगर इनको त्यागपत्र देना है तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं भैया। ठीक है, राष्ट्रपति को देते हैं, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। बाकी इनको हटाया कैसे जा सकता है, तो साबित कदाचार के द्वारा। ठीक है, इनको हटाने के लिए साबित कदाचार, ठीक है, साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पे, अक्षमता के आधार पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जाएगा। ठीक है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। चीजें क्लियर हो गई। तो मतलब इनको बहुत आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। कब हटाया जाएगा, साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया के माध्यम से ही इनको हटाया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया क्या होगी कि आपके लोकसभा में यानी संसद में इनको उपस्थित मत देने वाले सांसदों के 2/3 बहुमत से या कुल सांसदों के कुल संख्या के साधारण बहुमत से वो विधेयक पास होना चाहिए जो इनको हटाने संबंधित आएगा, फिर इनको हटाया जा सकता है। तो उपस्थित या मतदान करने वाले सांसदों की संख्या 2/3 होनी चाहिए इनको हटाने के लिए, और अगर कुल संख्या के रूप में देखें तो साधारण बहुमत के माध्यम से ही इनको इस प्रक्रिया के द्वारा और इस आधार पे, साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पे महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा क्या किया सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, देखिए निर्वाचन आयोग के काम देख लीजिए कि ये कौन कौन से काम करते हैं। तो भैया ये आपके राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं। किसका चुनाव कराते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं। ठीक है, उप राष्ट्रपति का चुनाव करवाएंगे। इसके अलावा सांसद का चुनाव करते हैं। ठीक है, संसद का चुनाव करते हैं और राज्य की विधानसभा का चुनाव करवाते हैं प्लस विधान परिषद का। ठीक है, विधान सभा एंड विधान परिषद, ये इतने चुनाव मुख्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, विधान परिषद। चीजें क्लियर हो गई। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, राज्य की विधानसभा और विधान परिषद, ये सारे चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं, निर्वाचन आयोग के द्वारा ये सारे चुनाव आपके कराए जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं होते हैं बल्कि नियुक्त किए जाते हैं। ये चीजें भी याद कर लीजिएगा, नहीं तो इसमें आप डाल दीजिए प्रधानमंत्री का चुनाव भी निर्वाचन आयोग करवाता है। तो ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री और सीएम आपके चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। चीजें क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 324 हमने पढ़ा था, उसके आगे हम लोग 325 पढ़ने चल रहे हैं। आर्टिकल 324 देखा था, अब इससे संबंधित जो आर्टिकल है अनुच्छेद 325 क्या कहता है वो देख लेते हैं भैया। ठीक है, तो 325 क्या कह रहा है, 325 कहता है कि किसी मतदाता का नाम, ठीक है, निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची में नाम शामिल करते किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पे, मूलवंश के आधार पे, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहां बातें कही गई हैं, अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करते समय, नाम शामिल
करते समय, ठीक है, किसी नागरिक के साथ किस आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा? धर्म के आधार पे, ठीक है, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और भाषा के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो देखिए आर्टिकल 324 में कहा गया कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जिसका काम निष्पक्ष चुनाव कराना होगा, ठीक है। कौन कौन से चुनाव निर्वाचन आयोग कराएगा? राष्ट्रपति का चुनाव कराएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएगा, केंद्र में मतलब संसद का चुनाव कराएगा और राज्य में विधानसभा का चुनाव कराएगा और प्लस विधान परिषद का चुनाव कराएगा। ये सारे चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की होगी। जो राज्य का निर्वाचन आयोग वो निकायों के चुनाव करवाता है, प्रधानी का चुनाव करवाता है, ये सारे चुनाव जो होते हैं वो राज्य करवाता है, राज्य का अपना निर्वाचन आयोग करवाता है। लेकिन केंद्र बाकी कौन कौन से चुनाव कराएगा? विधानसभा का, विधान परिषद का, सांसद का, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का, ये सारे चुनाव कौन कराएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। राज्य वाले केवल निकाय चुनाव और स्थानीय चुनाव ही कंडक्ट कराते हैं, ये आप याद रखिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग यही 2 चुनाव ही कंडक्ट कराता है। 325 में कहा गया है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करते समय किसी नागरिक के साथ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 326 बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, अनुच्छेद 326। तो इस अनुच्छेद में क्या व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 326 में क्या कहा गया है? इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। तो इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। चीजें क्लियर हो गई? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान कहां किया गया है? आर्टिकल 326 में किया गया है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, देखिए हमने क्या क्या पढ़ा? आर्टिकल 324 में पढ़ा कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जो 1 सदस्यीय होगा, प्रारंभ में ऐसा लिखा था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से उसको 3 सदस्यीय करा दिया गया। ये हमने अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, बता दिया कि अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। और ये एक इंपॉर्टेंट बात और यहीं पे जान लीजिए कि जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनका जो वेतन होता है वो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, भारत के संचित निधि पे भारित नहीं होता है, ठीक है। तो इनका वेतन जो है वो भारत के संचित निधि पे भारित नहीं होता है, बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा इसको दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, आप याद कर लीजिए। फिर हमने 325 के बारे में पढ़ा कि क्या कहा गया है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करते समय किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। तो मत देने का जो अधिकार होता है, कभी पूछे आपसे कहां वर्णित है भारतीय संविधान में, तो आर्टिकल 326 में ही मत अधिकार के बारे में बताया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख कहां किया गया है? आर्टिकल 326 में किया गया है। चीजें क्लियर हो गई? इसके अलावा आर्टिकल 327 क्या कहता है भैया? अनुच्छेद 327 क्या कहता है? तो आर्टिकल 327 क्या कहता है वो जान लीजिए। आर्टिकल 327 में कहा गया है कि जो केंद्र सरकार संसद होगी वो केंद्र और राज्य के चुनावों के बारे में कानून बना सकती है, ठीक है। इसमें यही कहा गया है कि संसद या राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव से संबंधित संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी कानून के चुनाव मतलब निर्वाचन कह लीजिए के निर्वाचन संबंधित कानून बनाने का अधिकार, संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा भैया, संसद के पास होगा। चीजें क्लियर हो गई? तो भैया
राज्य में मतलब संसद में किस प्रकार से निर्वाचन होगा और राज्य के विधानमंडल का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, ये सारे अधिकार, इस पे कानून बनाने के सारे राइट्स किसको प्रदान किए गए हैं, संसद को प्रदान किए गए हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 327 के अंतर्गत। तो मुझे लगता है निर्वाचन आयोग से संबंधित सारे के सारे अनुच्छेद आपको यहीं पे रट जाएंगे। 324 में कहा गया है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जो कि वर्तमान में 3 सदस्यीय होगा। 61वां संविधान संशोधन और तारकुंडे समिति की सिफारिश पे उसको 3 सदस्यीय बनाया गया था। ये चीजें आपको रट गई होंगी। 325 में कहा गया है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करते समय किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 326 में सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में बताया गया है और 327 में बताया गया है कि संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, संसद के पास होगा। ठीक है, तो ये अधिकार जो होगा वो संसद के पास होगा। संसद ही इस पे कोई भी कानून बना सकती है। चीजें याद रहेंगी। तो ये हो गया 327 के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 328 में क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 328 क्या कहता है भैया। 328 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल के पास ही राज्य से संबंधित जो भी कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास होगा। ठीक है, लेकिन परसीमन के विषय में जो कानून होगा वो संसद बनाएगा। तो परसीमन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, संसद के पास होगा। ठीक, चीजें क्लियर हो गई। तो परसीमन से संबंधित कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। ठीक है, परसीमन से संबंधित कानून कौन बनाएगी भैया, तो परसीमन से संबंधित कानून आपका संसद बनाएगी। ठीक है, ओके। तो राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के विषय में जो कानून बनाने का अधिकार है, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के विषय में कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य का है। ठीक है, लेकिन परसीमन के विषय में कोई कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। ये बातें कहां कही गई हैं, आर्टिकल 328 में कही गई हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 329 क्या कहता है, आर्टिकल 329 क्या कहता है, तो आर्टिकल 329 ये कहता है कि संसद या राज्य विधानमंडल के संबंध में जो कानून बनाया गया है कि निर्वाचन के संबंध में भैया, ठीक है, कि निर्वाचन के संबंध में जो कानून बनाया गया है, ठीक है, जो कानून बनाया गया है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। चीजें क्लियर हो गई। तो भैया संसद के विषय में या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के विषय में जो कानून बनाया गया उसको चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में। ये बातें आपकी कहां कही गई हैं, आर्टिकल 329 में कही गई हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 329 में ये सारी चीजें आपकी बताई गई हैं। चीजें क्लियर हो गई। अब आइए देखते हैं निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग क्या क्या काम करता है। निर्वाचन आयोग के कार्य, ठीक भैया, तो हम लोग देखने चल रहे हैं कि निर्वाचन आयोग कौन कौन से कार्य करता है। तो देखिए निर्वाचन आयोग जो होता है वो चुनाव के तिथि की घोषणा करता है। ठीक है, आचार संहिता की घोषणा कौन करेगा, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग आचार संहिता की घोषणा करता है। आचार संहिता की घोषणा किसके द्वारा किया जाएगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा ही। तो जिस दिन चुनाव की तिथि घोषित हो जाती है उसी दिन, जिस दिन चुनाव की तिथि निर्वाचन आयोग घोषित करता है उसी दिन से आपका आचार संहिता की घोषणा हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही निर्वाचन आयोग तिथि जारी करेगा उसी समय आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी। चीजें क्लियर हो गई, ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब चुनाव संबंधी अधिसूचना कौन जारी करता है ये जानना जरूरी है। तो देखिए चुनाव संबंधी जो अधिसूचना होती है, चुनाव संबंधी अधिसूचना, ठीक है, चुनाव संबंधी अधिसूचना
केंद्र के चुनाव के लिए, मतलब केंद्र के लिए राष्ट्रपति जारी करते हैं, केंद्र के लिए राष्ट्रपति जारी करते हैं, ठीक है। वो अधिसूचना केंद्र के लिए राष्ट्रपति जारी करते हैं, जबकि राज्य के लिए राज्यपाल जारी करेंगे, ठीक भैया। राज्य के लिए कौन जारी करेगा? राज्यपाल। तो चुनाव संबंधी जो अधिसूचना होती है उसको कौन जारी करता है? तो चुनाव संबंधी अधिसूचना जो होती है उसको केंद्र के चुनाव के लिए राष्ट्रपति जारी करता है और राज्य के चुनाव के लिए राज्यपाल। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल होंगे वो ये अधिसूचना क्या करेंगे? जारी करेंगे, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई? तो ये अधिसूचना जारी करने का अधिकार इनके पास ही होगा। अब देखिए, चुनाव की जो अधिसूचना जारी होती है वो चुनाव तिथि की घोषणा के 3 सप्ताह बाद जारी की जाती है। तो भैया ये जो अधिसूचना जारी होती है, अधिसूचना चुनाव तिथि की घोषणा के बाद, ठीक है। तो भैया जिस दिन चुनाव तिथि की घोषणा हो जाएगी उसी दिन से आचार संहिता की भी घोषणा हो जाती है। जैसे ही चुनाव तिथि की घोषणा हुई मतलब आचार संहिता उसी समय से लागू हो जाता है। इसके बाद जो अधिसूचना जारी की जाती है वो चुनाव तिथि की घोषणा के 3 सप्ताह बाद जारी किया जाता है, 3 सप्ताह बाद जारी किया जाता है, ठीक भैया, जारी किया जाता है। तो अधिसूचना चुनाव तिथि की जब घोषणा हो जाती है उसके 3 सप्ताह बाद जारी होता है। केंद्र की चुनाव के लिए अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करते हैं और राज्यों में जो विधानसभा चुनाव या विधान परिषद चुनाव होने हैं उसके लिए अधिसूचना कौन जारी करेगा? तो उसके लिए यह अधिसूचना आपके राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। चीजें क्लियर हो गई? तो उसके लिए अधिसूचना आपके राज्यपाल के द्वारा ही जारी किया जाता है, ठीक। इसके अलावा जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है उस समय जो जिले का जिला अधिकारी होता है वही जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बन जाता है। तो जब आचार संहिता की घोषणा हो जाती है तो जिले का डीएम ही उस समय जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बन जाता है। और इस घोषणा के बाद जब चुनाव आयोग चुनाव तिथि की घोषणा कर देता है और आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद जितने भी ऑफिसर अधिकारी काम करते हैं वो फिर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। उस समय राज्य सरकार या अगर केंद्र में चुनाव हो रहा है तो केंद्र सरकार किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं कर सकती है। उस समय अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के सारे अधिकार किसके पास चले जाते हैं? निर्वाचन आयोग के पास चले जाते हैं। तो निर्वाचन आयोग जो होता है वो ही उस समय किसी अधिकारी को इस जिले से उस जिले में ट्रांसफर कर सकता है। अगर राज्य में चुनाव हो रहा है तो राज्य के मुख्यमंत्री का अधिकार उस समय समाप्त हो जाता है। जिस तिथि से चुनाव की घोषणा हो जाती है उसी समय से आचार संहिता लागू हो जाती है और उसके बाद किसी भी मशीनरी में मतलब किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का कार्यक्षेत्र बदला नहीं जा सकता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। उस समय के बाद सारी मशीनरी निर्वाचन आयोग के अधीन काम करती है और जो जिले का जिलाधिकारी होता है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी बन चुका होता है। चीजें क्लियर हो गई? ठीक है। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वही परसीमन आयोग का भी अध्यक्ष होता है। ये चीजें ध्यान लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं वही परसीमन आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही परसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं भैया। परसीमन आयोग के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही आपके परसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चीजें क्लियर हो गई? इसके अलावा किसी राजनीतिक दल का जो गठन होता है उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा देना है या आपके क्षेत्रीय दल का दर्जा देना है या उसको चुनाव चिन्ह आवंटित करना है, ये सारे काम किसके होते हैं? तो निर्वाचन आयोग के ही होते हैं। ठीक है, तो चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ठीक है, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ठीक है, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देना, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी का क्या देना? दर्जा देना, पार्टी का दर्जा देना। ये सब किसका काम होता है? ये सब आपका निर्वाचन आयोग के ही काम होते हैं। ठीक है, तो ये सब काम किसके होते हैं?
निर्वाचन आयोग के काम होते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कोई पार्टी क्षेत्रीय दल कब बन सकता है, ठीक है। तो क्षेत्रीय दल के बनने के लिए शर्तें क्या क्या हैं? क्षेत्रीय दल के लिए शर्तें मतलब क्या है कि कौन सी ऐसी शर्तें हैं कि जिसको पूरी करने पे कोई दल क्षेत्रीय दल हो जाता है। जैसे वर्तमान में अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ दिल्ली एमसीडी और गुजरात के चुनाव के बाद आपकी जो क्षेत्रीय दल था आम आदमी पार्टी, वो आपका राष्ट्रीय दल बन गया है। तो क्यों और कैसे बना ये जानना आपका जरूरी है। तो कोई दल राष्ट्रीय दल कब बनता है और क्षेत्रीय दल कब बनता है, ये कुछ शर्तें दी गई हैं जिसको पूरा करने के बाद ही हो सकता है। तो देखिए इसके लिए कुछ शर्तें दी गई जिसमें से इनमें से किसी एक शर्त का पूरा करना जरूरी है। इनमें से कोई एक शर्त पूरी हो, ठीक है, एक शर्त पूरी हो। तो निम्न में से कोई एक शर्त, इनमें हटा दीजिए बल्कि यहां कर दीजिए कि निम्न में से, ठीक है। तो निम्न में से कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए तब उसको क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। क्या शर्तें दी गई हैं कि विधानसभा में कम से कम 2 सीटें पाए, ठीक है। विधानसभा के चुनाव में कम से कम 2 सीटें, विधान सभा के चुनाव में कम से कम 2 सीटें पाए, ठीक है। विधानसभा के चुनाव में वो कम से कम 2 सीटें, ठीक है, 3 राज्यों में मिलाकर पाना आवश्यक है, ठीक है। 2 सीटें 3 राज्यों में मिलाकर, 3 राज्यों में मिलाकर भैया, ठीक है। तो 3 राज्यों में मिलाकर कम से कम वो 2 सीटें पा जाएं तो उनको क्या घोषित कर दिया जाएगा? क्षेत्रीय दल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक भैया। चीजें क्लियर? अच्छा ये तो आपका केंद्र वाला हो गया, हमको बताना है अभी क्षेत्रीय दल के बारे में, ठीक है। क्षेत्रीय दल के बारे में ये आपकी गलती हो गई। देखिए क्षेत्रीय दल कोई पार्टी कब बन सकती है, तो किसी पार्टी को क्षेत्रीय दल का जो दर्जा है वो विधानसभा के चुनाव में कुल मतों का अगर उसको 6% मिले और 2% सीट प्राप्त हो, ठीक है। तो विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 6% वोट और प्लस 2 सीट, ठीक है। तो अगर किसी चुनाव में उसको 6% वोट मिल रहा है विधानसभा के और 2 सीटें भी प्राप्त हो रही हैं तो वो क्या बन जाएगी? क्षेत्रीय पार्टी बन जाएगी। दूसरी शर्त क्या है कि विधानसभा की कुल सीटों का चुनाव में 3%, ठीक है, कुल सीटों का, कहां पे कुल सीटों का? विधानसभा की कुल सीटों का 3% सीट पा जाए, ठीक है। तो विधानसभा की कुल सीटों का 3% सीट, जैसे मान लीजिए यूपी में चुनाव होना है और जैसे जो राजभर की पार्टी थी अगर वो 12 सीट पा जाती भैया, 4 3 क्या होता है 12, तो अगर वो 12 सीट यूपी में कोई पार्टी पा जाएगी तो उसको हम लोग क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दे देंगे। समझ में आ गया? तो जहां पे जितनी सीटें हैं, जैसे मान लीजिए अभी गुजरात में चुनाव हुआ और 180 सीटें हैं और 18 तिया कितना होता है 54, तो लगभग 5-6 सीटें अगर वहां पे कोई पार्टी जीत जाएगी तो उसको गुजरात की राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। तो जिस राज्य का विधानसभा चुनाव है वहां पे उस चुनाव में अगर वो 6% वोट पा जाए प्लस 2 सीट पा जाए तो राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी बन सकती है, और अगर वो कुल सीटों का 3% सीट पा जाए तो भी क्या बन सकती है? राष्ट्रीय पार्टी, सॉरी क्षेत्रीय पार्टी बन सकती है। चीजें क्लियर हो गई? अब देखते हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या शर्तें हैं। ये तो हो गई क्षेत्रीय पार्टी के लिए। अब देखते हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या शर्तें हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तें, ठीक भैया, कि राष्ट्रीय पार्टी कोई पार्टी कब बन सकती है। तो देखिए राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए भी 2 शर्तें हैं कि लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों का 6% पाना आवश्यक है, ठीक है। तो लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में, तो लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों का 6% पाना आवश्यक है, ठीक है, 6% वोट।
तो लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में आपको हर राज्य में 6-6% वोट आप पा जाइए, तब आपको मिल सकता है। तथा ये हो प्लस 4 सीटें जीते आप, 4 सीटें मिल जाए, तो लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में आप 6% वोट पा जाइए, प्लस 4 लोकसभा की सीटें आप जीत लीजिए, तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो भैया लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में आप 6% वोट पाइए और प्लस 4 सीटें आप जीत जाइए, तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। समझ में आ गया। इसके अलावा लोकसभा की कुल सीट का 2% सीट, लोकसभा की कुल सीट का 2% सीट, तो एक ही राज्य में लोकसभा की 2% सीट अगर आप पा जाइए, ठीक है, एक ही राज्य में लोकसभा की 2% सीट आप पा जाइए। अब ये समझ में आया आपकी, जैसे उत्तर प्रदेश में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 80 है और यहां की 2% सीटें, 8 दूनी क्या होता है 16, मतलब कि आप कम से कम 2 सीटें पा जाइए, ठीक है। तो एक ही राज्य में लोकसभा की आप क्या पा जाइए 2% सीटें आप पा जाइए, ठीक है। कम से कम कितने राज्यों में मिला के 3 राज्यों में मिला के, चीजें क्लियर हो गई। तो 511 सीटें, 543 सीटें कुल हैं, अगर आप 11 सीटें पा जाते हैं एक ही राज्य में लोकसभा की 2% सीट, सॉरी भैया मैंने आपको बताया कि 80 सीट नहीं, मान लीजिए टोटल सीटें होती है 543, लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 543 है, अगर आप उसका 2% यानी लगभग 11 सीट आप यूपी में पा जाइए, ठीक है। यूपी में या किसी राज्य में आप 11 सीट वहां पे लोकसभा का जीत लेते हैं, तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। चीजें समझ में आ गई। तो किसी भी राज्य में अगर आप कुल सीटों का 2%, लोकसभा की कुल सीटें हैं 543, उसका 2% होता है 11, अगर कहीं पे भी आप एक ही राज्य में लोकसभा की 11 सीटें आप जीत जाते हैं, तो आपको क्या प्रदान कर दिया जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपको प्रदान कर दिया जाएगा। चीजें समझ में आ गई, सारी चीजें क्लियर हो गई। तो आज हमने निर्वाचन आयोग के बारे में सब कुछ, जितनी चीजें होती हैं राष्ट्रीय पार्टी, मतदान, चुनाव, सारी चीजें हमने स्पष्ट रूप से पढ़ा है। निर्वाचन आयोग का काम क्या क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कराना, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, विधानसभा का चुनाव कराना, संसद का चुनाव कराना और विधान परिषद का चुनाव करना। वहीं राज्य के जो निर्वाचन आयोग होते हैं उनका काम नगर निकायों के और स्थानीय चुनाव को कंडक्ट कराना होता है। ये चीजें आप अपने ध्यान में रखिएगा। तारकंडे समिति किस लिए थी वो भी हमने बताया है। तो अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो यूथ कंपटीशन टाइम्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यहाँ पे आपको किताबों के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, जो भी यूथ की नई किताबें आनी है उसको आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, या फिर अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी यहाँ की किताबें आप प्राप्त कर पाएंगे। तो नई किताबों के बारे में जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आने वाले नए क्लासेज के बारे में जानकारी चाहिए तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि पॉलिटी की या अन्य क्लासेज जो चल रही है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।